हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो जैसा कि हम लोग बिहार या स्टेट फर्स्ट पेपर के लिए प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं, इस पर हम लोगों ने ज़्यादातर प्रश्नोत्तरियाँ कर ली हैं। यदि आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। हम लोग आज की प्रश्नोत्तरी प्रारंभ करते हैं और हम आपके सामने देखिए, ये पहला प्रश्न है कि प्रयोजन मूल्य हिंदी से क्या अभिप्राय है। बातचीत की हिंदी, अध्ययन के माध्यम की हिंदी, साहित्य सृजन की हिंदी, कामकाज प्रयोग अनुप्रयोग की हिंदी। सही उत्तर का आप लोग चयन करिए। तो जैसा कि आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कामकाज प्रयोग अनुप्रयोग की हिंदी को ही प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं। दूसरा प्रश्न है कि टिप्पण लेखन से क्या तात्पर्य है। किसी पुस्तक की समीक्षा, सरकारी पत्र व्यवहार का मसौदा, किसी विषय पर उच्च अधिकारी द्वारा लिखी गई टिप्पणी, अनुस्मारक भेजना। दूसरे नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसी विषय पर उच्च अधिकारी द्वारा लिखी गई टिप्पणी। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न 3 नंबर, नीरवता सी शिला चरण टकराता फिरता पवमान, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है। दुस्रवता, अप्रयुक्त, च्युत संस्कृति, क्लिष्टता। सही उत्तर का आप लोग चयन करिए। देखिए, यदि हमारी वीडियो आपको स्लो लग रही हो तो 2x स्पीड पर करके देखिए, इससे आपको बेटर फील होगा। तो तीसरे नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, अप्रयुक्त। देखिए, अप्रयुक्त काव्य दोष वहाँ पर होता है जहाँ पे अप्रचलित शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है, जैसे जिन शब्दों का कभी कहीं पे प्रचलन देखा नहीं गया। जैसे पवमान, इसमें जो है ये अप्रचलित शब्द है। पवमान कहीं कोई देखा नहीं है इस शब्द को, तो इसलिए अप्रयुक्त दोष इसमें हो जाएगा। अगला प्रश्न 4 नंबर, मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ, मात मुझे सो नव मित्र सा है, देखूं उसे मैं नित बार बार, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। उपयुक्त काव्यांश में प्रयुक्त काव्य गुण का नाम है प्रसाद, ओज, माधुर्य, इनमें से कोई नहीं। चौथे नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें माधुर्य गुण है। ठीक है, जिसमें मिठास व्यक्त होती है या मधुरता आती है, उसमें माधुर्य गुण हो जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, व्यंजना से प्रतीत होने वाले अर्थ को कहते हैं प्रकरणार्थ, वाक्यार्थ, बोधार्थ, व्यंग्यार्थ। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा व्यंग्यार्थ। देखिए, यदि आपकी शब्द शक्ति पर पकड़ अच्छी नहीं है और आपको शब्द शक्ति को जानने में दिक्कत होती है, अभिधा लक्षणा व्यंजना क्या है, तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, उसमें जा करके शब्द शक्ति वाला मेरा वीडियो देख लीजिए। मात्र 15 से 20 मिनट आपका समय लगेगा और उसमें आपको सभी चीज़ें कन्फर्म हो जाएंगी कि अभिधा शब्द शक्ति क्या है, लक्षणा शब्द शक्ति को कैसे पहचानेंगे, व्यंजना को कैसे पहचानेंगे, लक्षणा के जो भेद हैं, लक्षण लक्षणा, लक्षण मूला लक्षणा, अर्थ लक्षणा, व्यंग्यार्थ लक्षणा, ये सब चीज़ें आप लोग अच्छे से कन्फर्म कर पाएंगे। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर, कंकन किंकिन नुपुर धुनि सुनि, कहत लखन सन राम हृदय गुनि, मानहु मदन दुदुम्भी दिन्हे, मनसा विश्व विजय कह किन्हे। यह पंक्तियाँ किस गुण का उदाहरण है। ओज गुण, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण, त्रिगुण। सही उत्तर का आप लोग चयन करिए, इसमें कौन सा गुण है।
तो 6 नंबर का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो माधुर्य गुण, क्योंकि इनको पढ़ते हुए हमको मधुरता का आभास हुआ है। ठीक है, जब मधुरता का संचार होता है तो वहाँ पे माधुर्य गुण होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, इनमें कौन शब्द शक्ति का भेद नहीं है? व्यंजना, करुणा, अभिधा, लक्षणा। तो शब्द शक्ति के भेद जानते हैं आप लोग कि 3 होते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो इसलिए आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो करुणा हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव प्रश्न पूछा था कि कौन सा नहीं है, तो करुणा शब्द शक्ति का भेद नहीं है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, शब्द की जिस शक्ति के कारण किसी शब्द का साधारण तथा प्रचलित या मुख्य अर्थ समझा जाता है उसे क्या कहते हैं? रूढ़ा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति, अभिधा शब्द शक्ति, व्यंजना शब्द शक्ति। आप लोग बताइए सही उत्तर क्या होगा। तो 8 नंबर का आपको जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभिधा शब्द शक्ति। ठीक है, जब सांकेतिक अर्थ प्रयोग होता है या साधारण अर्थ, तो वहाँ पे अभिधा शब्द शक्ति होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य हैं? भिखारीदास, केशवदास, मतीराम, चिंतामणि। 9वां नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा आचार्य केशवदास। यही प्रथम अलंकार निरूपक थे हिंदी के। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस छंद में 4 से अधिक चरण होते हैं? रोला छंद, बरवे छंद, छप्पा छंद, सोरठा छंद। बताइए किस में 4 से अधिक चरण होते हैं? 10 नंबर का सही उत्तर देने का प्रयास करिए। तो 10 का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा छप्पा छंद। वैसे तो रोला छंद भी होना चाहिए, क्योंकि जो आपका रोला होता है उसमें दोहे के 4 चरण भी हो जाते हैं और उसके बाद इसके 6 चरण हो जाते हैं रोला छंद में। लेकिन यहाँ पे आपका आंसर छप्पे छंद ही है। अगला प्रश्न, वर्णिक छंदों के गण कितने प्रकार के होते हैं? 4, 7, 8, 10। 11 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8। जो वर्णिक छंद होते हैं उसके गण जो होते हैं वो 8 होते हैं। आप गण से मतलब समझ रहे होंगे, यगण, मगड़, तगड़, रगड़, भगड़, जगड़, नगड़, सगड़, इस तरह से जो गण होते हैं। और इसका जो सूत्र है यमाता राज भान सलगा, यामाता राज भान सलगा, यही इसका सूत्र है। जैसे यगण होगा तो ये 3 अक्षर ले लिया जाएगा, यानी कि यगण में जो मात्राएं होंगी वो तीनों बृहद होंगे। फिर मगड़ होगा तो मगड़, यहाँ तक ये 3 ले लिया जाएगा, तो इसमें भी तीनों दीर्घ होगी। तगड़, तगड़ में 2 दीर्घ होगा तो और र, क्योंकि दीर्घ है, आ ग ये लघु हो जाएगा। तो इस तरह से टोटल चलता है। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। बारे में कौन सा कथन उपयुक्त है? और देखिए आपके सामने ऑप्शन है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है, अंत में भगड़ नहीं। प्रत्येक चरण में 18 मात्राएं होती हैं, अंत में जगड़ और तगड़। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं, अंत में जगड़ और तगड़ नहीं। प्रत्येक चरण में 18 मात्राएं होती हैं, अंत में लघु और गुरु नहीं। तो ये चीज़ें तो आप लोग कन्फर्म कर ही लिए होंगे कि ये दोनों गलत ही हैं, लेकिन आप इसमें कन्फ्यूज होंगे कि इनमें से इन दोनों में से कौन होगा। तो 12 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं और जो अंत में जगड़ और तगड़ नहीं होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं।
इन तन का दीवा करो बाती मेलो जीव, लोहि सींचो तेल ज्यों, तब मुख देखो पियो। प्रस्तुत उदाहरण किस छंद का है? चौपाई, रोला, दोहा, गीतिका। 13 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो जैसे ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ये दोहा छंद है। और देखिए, यदि मान लीजिए आपको पढ़ के नहीं समझ में आ रहा है तो इसको गिनती कर काउंट कर लेंगे कि दोहा में जैसे पहले 13 मात्राएं होती हैं, फिर 11 मात्राएं होती हैं। तो इसमें जैसे 1, 2 इस तरह से मात्राएं काउंट करके उसको 13 नंबर अगर आ जाता है तो अब दोहा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, पीयूष सो कहूँ संदेशड़ा है भौरा है कागज, सो धनी बिरहे जरि मोई तही का धुआं हम लाग। ये झांसी की नागमती की पंक्तियां हैं। आपको बताना है कि इन पंक्तियों में कौन सा छंद है। चौपाई, दोहा, कुंडलिया, सोरठा। 14 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोहा। ठीक है, दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11 और इसी का जस्ट अपोजिट सोरठा होता है। अगला प्रश्न है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? उल्लाला, चौपाई, सोरठा, दोहा। सही उत्तर का आप लोग चयन करें 15 नंबर का। तो आपका जो 15 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा वो चौपाई। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न नंबर 16 कि सवैया किस कवि का प्रिय छंद है? सवैया छंद में कौन लिखता था? रसखान, रहीम, सूरदास, जायसी। 16 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो जैसा कि हम लोग रसखान की सवैया बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हिंदी में जो भी इनकी सवैयाँ लिखी गई हैं, या लकुटी या रुकामर या पर राजते हूँ पुरख होते ही डारो, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ये ऑप्शन। अगला प्रश्न, चंपक हरवा अंग मिली अधिक सुहाय, जान परेश यही अरे जब को मिलाए। पंक्ति में कौन सा छंद है? उल्लाला, छप्पय, बरबय, सवैया। 17 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बरबे छंद। ठीक है, ये भी अर्धसममात्रिक छंद है। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 18 नंबर। इसमें बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। शांत रस का स्थायी भाव क्या होगा, रौद्र का क्या होगा, विभत्स का, श्रृंगार का। तो इनमें से किसका सुमेलित नहीं है वही आपको बताना है। 18 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें तो 18 का आपका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, रौद्र रस का जो है अस्थाई भाव उत्साह नहीं होता है। ठीक है, उत्साह जो होता है वो वीर रस का अस्थाई भाव, रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या होता है कि क्रोध होता है। ठीक है, तो इसलिए ये आपका सही हो जाएगा क्योंकि ये निगेटिव पूछा था। और शांत का निर्वेद होता है, ये विभत्स का जो गुस्सा होता है, श्रृंगार का रति होता है, ये सब आप लोग जानते ही हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य कहलाते हैं। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, अस्थाई भाव। सही उत्तर का आप लोग चयन करिए कौन से भाव कहलाते हैं। ये भी देखने को आता है कि बहुत लोगों का ये कन्फ्यूजन दूर ही नहीं होती है अंतिम समय तक कि ये विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, व्यभिचारी, अस्थाई भाव ये सब क्या है। 19 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अनुभाव। जो आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण भाव उत्पन्न होते हैं वो अनुभाव होते हैं। मनहु कला शशिभान, कला 1600 बन्नी। इस पंक्ति में रस है वीर रस, श्रृंगार रस, भयानक रस, करुण रस। 20 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें तो जैसा कि 20 का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 श्रृंगार रस। ठीक है, इसमें श्रृंगार रस का उदाहरण प्रस्तुत हुआ है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21,
कहा कक्कई ने सक्रोध, दूर हट दूर अरि निर्बोध। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? वात्सल्य रस, विभत्स रस, हास्य रस, रौद्र रस। तो 21 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो आप लोग देख रहे हैं कि इसमें क्रोध पूर्वक के कई कह रही है, तो इसलिए आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो रौद्र रस हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हिंदी के किस आचार्य ने छल नामक संचारी भाव को प्रचारित किया? रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, देव, भिखारी दास। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हिंदी में संचारी भाव थे, हिंदी में क्या मतलब जो रस के संचारी भाव थे वो 33 थे, लेकिन हमारे हिंदी के जो कवि हैं देव जी, इन्होंने एक अलग संचारी भाव की कल्पना की जो छल नाम से जाना जाता है, और ये 34वां संचारी भाव था, छल। ये देव की कल्पना थी, ठीक है। तो इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 22 का। अगला प्रश्न, किलकत कान घुटुरवन आवत, मन में कनक नंद के आंगन बिंब पकड़ धावत में कौन सा रस निहित है? भक्ति रस, वात्सल्य रस, करुण रस, शांत रस। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा वात्सल्य रस, क्योंकि इसमें श्री कृष्ण के बाल लीला का वर्णन किया गया है, तो आपका वात्सल्य रस सही। अगला प्रश्न 24 नंबर, कि निम्न विकल्प में अस्थायी भाव तथा उसके आधार पर कल्पित रसों के नाम दिए गए हैं, इनमें से जो गलत है उसको पहचाना है, गलत विकल्प को पहचाना है। आइए हम ऑप्शन देख लेते हैं। ये ऑप्शन है आपका शोक करुण रस, उत्साह वीर रस, रति श्रृंगार रस, अमरस भयानक रस। अब बताइए कि इनमें कौन गलत है? 24 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करिए। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है, न कि अमरस, तो इसलिए ये आपका गलत है, बाकी और सभी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य में उद्देश्य का सही विकल्प पहचानिए। वह बालिका बहुत अच्छा काम करती है, बहुत अच्छा, वह बालिका काम करती है, बहुत अच्छा काम करती है। अब आपको उद्देश्य बताना है, 25 नंबर का उद्देश्य बताइए। तो उद्देश्य हो जाएगा कि वह बालिका, आप बहुत अच्छा काम करती है तो वो विधेय हो जाएगा, ठीक है। तो 25 नंबर का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये आपका उद्देश्य है, आप बहुत अच्छा काम करती है, ये आपका विधेय है, विधेय। आगे 26 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित वाक्य में उद्देश्य का सही विकल्प चुनिए। दीपा की दादी बहुत अच्छी कहानियाँ सुनाती हैं, बहुत अच्छी कहानियाँ सुनाती हैं, दीपा की दादी बहुत अच्छी है, दीपा की दादी। उद्देश्य को बताना है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही ये भी है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दीपा की दादी। दीपा की दादी जो हो जाएगा उद्देश्य हो जाएगा, आप बहुत अच्छी कहानियाँ सुनाती हैं ये विधेय हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्य को पहचान करना है। क्या उसने परीक्षा की तैयारी कर ली है? दिन ढल गया और अंधेरा बढ़ने लगा। मीना बहुत अच्छा गाना गाती है। जैसे ही काम खत्म हुआ वैसे ही हम निकल गए। अब संयुक्त वाक्य छाटिए 27 नंबर का। तो आपका सही उत्तर जाएगा बी ऑप्शन। जैसे दिन ढल गया, अंधेरा बढ़ने लगा, और शब्द से जोड़ दिया गया, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, सही वाक्य की पहचान कर भेद को पहचानना है कि राम पढ़ रहा था परंतु रमेश सो रहा था। आज्ञावाचक, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य। 28 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए कि आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त वाक्य। राम पढ़ रहा था परंतु रमेश सो रहा था। अगला प्रश्न शुद्ध वाक्य है।
गाय का शुद्ध दूध यहाँ मिलता है, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, शुद्ध गाय का यहाँ दूध मिलता है, यहाँ मिलता है गाय का शुद्ध दूध शुद्ध। अब 29 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा और सभी गलत हो जाएंगे। अगला प्रश्न, इसमें आपको उद्देश्य और विधेय बताना है 30 नंबर, और कूट भी करना है, ठीक है। आपके उद्देश्य एक साइड है, एक साइड विधेय है। कल हमारे विद्यालय के बच्चों ने हमारे विद्यालय के बच्चों ने, तो इसमें कौन उद्देश्य होगा और इसमें से कौन सा विधेय होगा, वो आपको सही चूज करके बताना है। तो 30 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो ये डी है, हमारे विद्यालय के बच्चों ने, और ये जो ए है, कल नाटक देखा, ये विधेय हो गया और ये उद्देश्य हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 31। सामान्य तौर पर कर्ता, क्रिया आदि के सार्थक शब्द समूह को क्या कहते हैं? शब्द, परत, वाक्य, शब्दों का समुच्चय। 31 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा वाक्य कहते हैं, जो कर्ता और क्रिया के सार्थक शब्द समूह होते हैं उसे वाक्य कहते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैं अपना कार्य स्वयं कर देता हूँ, परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी नहीं होना चाहिए, शायद वह अवश्य आएगा, भारत में अनेक जाति के लोग रहते हैं। 32 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो डी ऑप्शन, भारत में अनेक जाति के लोग रहते हैं, ये सिद्ध हो जाएगा। बाकी और वाक्य जो हैं, मैं अपना कार्य कर लेता हूँ, मैं अपना कार्य स्वयं कर लेता हूँ, ये ना होकर के मैं अपना कार्य कर लेता हूँ, ये स्वयं ही होगा ना, स्वयं कर लेता हूँ जब अपना कार्य कर रहा हूँ, तो वो अधिक पदत्व दोष हो जाएगा इसमें। अंग्रेजी, अब ये दूसरा ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा कि अंग्रेजी परीक्षा का माध्यम नहीं होना चाहिए, होनी चाहिए, और शायद वह आएगा, तो ये नहीं हो जाएगा, शायद वह आए, ये शुद्ध हो जाएगा। अगला 33 नंबर, इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? अब हम पुस्तक पढ़ेंगे, वह अपनी ससुराल गया है, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ, मुझे उनकी अपेक्षा सबसे अधिक अंक मिले। अशुद्ध वाक्य बताना है। 33 नंबर का सही उत्तर का आप लोग चयन करिए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुझे उनकी अपेक्षा सबसे अधिक अंक मिले। ये अशुद्ध है, क्योंकि जो सबसे प्रयोग किया गया है ये नहीं होना चाहिए, मुझे उनकी अपेक्षा अधिक अंक मिले, ये शुद्ध वाक्य हो। आइए हम लोग 34 नंबर प्रश्न देखते हैं। उस मकान की तीसरी मंजिल पर राजकुमार का दफ्तर है, इस वाक्य में पदबंध है। अब आपको पदबंध बताना है, क्रिया विशेषण पदबंध, संज्ञा पदबंध, सार्वजनिक पदबंध, विशेषण पदबंध। पदबंध का मतलब आप लोग समझते हैं, जो जुड़े हुए पद होते हैं, जैसे क्रिया विशेषण जिन पदों से जुड़ा होगा वही क्रिया विशेषण पदबंध होगा। संज्ञा पदबंध होगा जहाँ पे संज्ञा, कई संज्ञा शब्द जुड़े होंगे, इस तरह से। तो 34 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1, इसमें क्रिया विशेषण पदबंध है।
ठीक है। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 35। छात्र पास हो गए, वाक्य में उद्देश्य है। पास हो गए, छात्र हो गए, उद्देश्य बताना है। तो छात्र पास हो गए, वाक्य में उद्देश्य छात्र हो जाएगा, और जो विधेय हो जाएगा पास हो गए, ये विधेय हो जाएगा और ये उद्देश्य। 36 नंबर, वाक्य रचना का सही क्रम क्या है? क्रिया कर्ता कर्म, कर्म कर्ता क्रिया, कर्ता क्रिया कर्म, कर्ता कर्म क्रिया। किस सीक्वेंस में वाक्य की रचना की जाती है? 36 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो कर्ता पहले आता है, फिर कर्म आता है, फिर क्रिया आती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, 37 नंबर। मेढकी को जुकाम होना का अर्थ है बिना जान पहचान के लेन देन, बिना योग्यता के योग्य होने का नखरा, भयंकर बरसात होना, भयंकर सर्दी होना। 37 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, बिना योग्यता के योग्य होने का नखरा, मेढकी को जुकाम होना। अगला प्रश्न 38 नंबर। पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल। शिक्षित होकर बेकार रहना, योग्यता होते हुए भी व्यवस्था के कारण निम्न स्तर का काम करना, विद्या का अपमान करना, फारसी पढ़े लोगों को प्रायः तेल बेचना पड़ता है। 38 का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, योग्यता होते हुए भी व्यवस्था के कारण निम्न स्तर का कार्य करना। ठीक है, 38 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 39 नंबर। मान न मान मैं तेरा मेहमान, बताइए इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? पैसे से सब काम हो जाते हैं, अपराध करके किसी को डांटना, जबरदस्ती गले पड़ना, सावधान रहने से लाभ होता है। तो 39 नंबर का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जबरदस्ती गले पड़ना। मान न मान मैं तेरा मेहमान। सज्जन की बुराई से अपना ही अपमान होता है, इस भाव की अभिव्यक्ति के लिए लोकोक्ति है। कंगाली में आटा गिला, छोटी मुँह बड़ी बात, चलती का नाम गाड़ी, चांद का थूका मुंह पर गिरा। 40 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सज्जन आदमी की आप बुराई करके क्या करेंगे, आप ही की दिक्कत होगी। अगला प्रश्न है 41 नंबर। निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ अत्यंत प्रसन्न होना नहीं है? बाग बाग होना, पेट फूलना, फूल कर कुप्पा होना, फूला न समाना। 41 नंबर का सही उत्तर बताइए। तो 41 का आपका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, पेट फूलना। यही आपका असंगत है, बाकी अभी सभी संगत हैं। ठीक है, पेट फूलना का मतलब होता है कि किसी बात को कहने का उत्सुक होना, जैसे उनका ये बात बिना कहे पेट फूल जाएगा, ऐसा कहा जाता है। अंतड़ियों में बल पड़ना मुहावरे का अर्थ है आंतों की बीमारी हो जाना, हंसते हंसते पेट में पीड़ा हो जाना, पेट में आंतों का न होना, मन में किसी प्रकार की शंका का होना। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो जैसा कि आपका जो सही उत्तर हो जाएगा 42 नंबर का, वो हो जाएगा कि हंसते हंसते पेट में पीड़ा हो जाना। अगला प्रश्न 43 नंबर। निम्नलिखित में 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करिए जो मुहावरे का सही अर्थ हो। आग पर लौटना, दूसरों में झगड़ा करा के अलग हो जाना, ईर्ष्या से जलना, क्रोध को और भड़काना, खतरा मोल न लेना। तो आग पर लौटने का मतलब हो जाएगा ईर्ष्या से जलना। ठीक है,
अगला प्रश्न है फूंक फूंक करके पैर रखना। इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? डर कर कदम बढ़ाना, धीरे धीरे चलना, सोच विचार कर काम करना, सावधानी पूर्वक चलना। तो देखिए फूंक फूंक के कदम कौन रखता है? छाछ का जला मट्ठा फूंक फूंक के पीता है, ये कहा जाता है ना कहावत। तो 44 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोच विचार कर काम करना। अगला प्रश्न 45 नंबर, धनुष बाण में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुब्रीहि, कर्मधारय, द्वंद्व। तो हम सभी लोग जानते हैं कि धनुष बाण में आपका द्वंद्व समास है, धनुष और बाण दोनों पद प्रधान। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका। बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास। सही उत्तर आपका हो जाएगा बहुब्रीहि समास, क्योंकि गणेश भगवान को बताया जा रहा है। तो 46 नंबर का आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 47 नंबर, देखते हैं। इसमें बताना है कि किसमें कर्मधारय समास है। हाथों हाथ, प्रत्यक्ष, आराम कुर्सी, भुजदंड। 47 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो जैसे कि आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो भुजदंड हो जाएगा, ठीक है। इसमें कर्मधारय समास है। बाकी हाथों हाथ में अव्ययी भाव है, हाथों हाथ, हाथे ही हाथ में। उसके बाद प्रत्यक्ष में, इसमें भी अव्ययी भाव ही है। आराम कुर्सी, आराम कुर्सी में आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, ओके। मद माता में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्वंद्व, तत्पुरुष। तो इसका हो जाएगा आपका मदमाता में तत्पुरुष समास हो जाएगा। मद से माता, जो मद से माता हुआ है वही मदमाता है, ठीक है। अगला प्रश्न 49 नंबर, समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता हो तो कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जब तीसरे पद की ओर संकेत किया जाता है तो वहाँ पे बहुब्रीहि समास होता है, ठीक है। अगला प्रश्न, और ये आज का अंतिम प्रश्न है, ऋण मुक्त शब्द में कौन सा समास है? संबंध तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष। 50 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा अपादान तत्पुरुष, क्योंकि ऋण से मुक्त ये अलगाव का प्रतीक है, इसलिए अपादान तत्पुरुष आपका सही हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग 50 प्रश्नोत्तरी हल किए हैं। इसके आगे वाली 51 नंबर से प्रश्नोत्तरी अगले वीडियो में रहेगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलते हैं नई वीडियो में इसके आगे की प्रश्नोत्तरी को लेकर के। आप लोग हमारे साथ बने रहिए, कुछ न कुछ सहायता ज़रूर आपको मिलेगी ताकि आप परीक्षा में अच्छा स्कोर कर पाएँ। नमस्कार।